नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग एनसीईआरटी का अध्याय 1 देखते हैं। क्लास 7 का अध्याय 1 देखते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि समानता किसे कहते हैं। ठीक, समानता, हमारे देश में समानता का अधिकार क्या होता है। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का ठीक शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता और इसकी ठीक कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। ठीक, आइए। ठीक, अब्दुल हमारे कारीगर हैं, तब सब ये एक समानता का कार्य होता है। ठीक, आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, मत अधिकार का समानता। ठीक, मत अधिकार का समानता के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। ठीक, पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और वह अपने पड़ोसी ठीक छोटेलाल को भी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक, और यह सभी लोगों को आवश्यक पहलू है। ठीक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक, क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, ठीक, एक वोट का हकदार है। ठीक, कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक हैं और यह देखकर बहुत खुश हैं। ठीक, कि वह अन्य सबके बराबर हैं, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है। ठीक, वह क्या बात है। ठीक, जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन में दिनचर्या देखते हैं। ठीक, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टियां नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम ठीक, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। ठीक, और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबे लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल में सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार के समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। उपयुक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने से 3 कारण बताते हैं। ठीक, अन्य प्रकार। ठीक, अन्य प्रकार की समानताएं। आइए हम लोग अन्य प्रकार की समानताएं के बारे में देखते हैं। ठीक, कांता उन बहुत से लोगों में एक है
जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें मत अधिकार प्राप्त हैं, ठीक, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समान से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों में भी समानता का असमानता करना पड़ता है, ठीक। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझाएंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटना पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की समानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है, ठीक, जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाते हैं। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचने कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, जो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के शिक्षाओं में भी जाति कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें, ठीक। दलितों के बारे में आप अपने ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करता है कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश, ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि, आइए हम लोग देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 का एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपने आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दस्तावेज के पास बैठना पड़ता था। यहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे बावजूद से कई गुना था, जिससे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, ठीक। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों में खिड़कियां दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी, ठीक। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाया जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सम्मान किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्तर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर यूं ही, ठीक, मास्टर ठीक। दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करिए दोस्तों।
मास्टर हो यही, इसीलिए हमने ठीक। पिता ने अपने सास पूरे सम्मान किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यूँ ही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने। तक दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी है और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है तो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छी लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरों और तीसरों मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही कहना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें यह मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। ठीक, आइए मानवीय गरिमा और मूल्य के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, मानवीय गरिमा और मूल्य के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म पर हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य वर्ग के या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। ठीक, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठोस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठोस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्राओं ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यार्थी के अन्य छात्राओं के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चे होने का कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उनके इस असमानता व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी ठोस पहुंचा। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने को सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक, ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था।
वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती हैं। ठीक, आइए भारतीय लोकतंत्र की समानता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, भारतीय लोकतंत्र की समानता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समानता है और इसका अर्थ है किसी देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यह पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार के लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब उनके कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक, शासन ने संविधान द्वारा मान्यता किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करके अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम है। ठीक, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन द्वारा दिया गया है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने आर्थिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेने और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाना घर आना पड़ता था,
अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से ठीक जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर जो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता किया है, तो प्रायः खाली पेट स्कूल जाते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों और स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति जो बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से भी बहुत अलग हैं। ठीक गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सामान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति पाती हैं। ठीक ऐसा इसीलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उनके सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना सभी संभव है। ठीक जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति समानता व्यवहार का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, ठीक, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में भी अधिक पढ़ेंगे। ठीक, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।